गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो भी टॉपिक्स रह गया था, जैसे एंगुलर एक्सीलरेशंस एंड लीनियर एक्सीलरेशंस, यानी कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल क्या क्या होते हैं और इसके दैनिक जीवन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। और जब भी कोई पिंड यदि किसी सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट पर और मिनिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इन सब पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए पहला टॉपिक है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, कोणीय त्वरण। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, अब जानते हो आप अल्फा सिंपल से याद रखिए, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक मिनट में देख लो कवर हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, कवर हो रहा है। ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। टाइम, तो ये देखिए अल्फा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग परिवर्तन, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो अल्फा क्या होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो सिंपल से कह रहे कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि कोणीय त्वरण कहते हैं। यानी कि चेंज इन द रेट ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। या कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं, अल्फा बराबर डेल्टा। अब देखिए लीनियर, अब इसी में देखिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशंस और लीनियर एक्सीलरेशन में संबंध निकालना हो। हमें क्या निकालना हो? संबंध, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अल्फा इसको मैं लिख सकता हूं, डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिख दूं मैं? बी अपॉन आर, क्योंकि बी बराबर क्या होता है बेटा? आर ओमेगा होता है। तो आर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा वाला क्या हो गया? बी अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए अल्फा बराबर, तो डेल्टा टी है ही नीचे, बी बाहर निकाल दो, बी डेल्टा बी अपॉन आर डेल्टा टी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? वेग परिवर्तन बते समयांतराल। ठीक है, तो जी क्या हो गया? रेखीय त्वरण यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन, ए अपॉन आर। तो ए अपॉन आर बराबर क्या हो गया? अल्फा चल ही रहा है, तो ए अल्फा बराबर क्या हो गया? ए अपॉन आर। तो ए बराबर क्या हो गया? आर अल्फा। समझ में आ गया? बोलो। यानी कि कभी भी डेरिवेशंस आए, इसमें रिलेशन पूछने के लिए आए, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिंपल ए बराबर आर अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट अभी केंद्रीय बल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर अब इसी पे घूमेगा। ठीक है, समझ लो। माना कोई एम द्रव्यमान का, है ना, एम द्रव्यमान का पिंड है, कोई भी एम द्रव्यमान का पिंड है जिसकी रेडियस आर है ही, बी वेग से किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, किससे? बी वेग से किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उस पिंड के द्वारा केंद्र की ओर, जे केंद्र इसका, यानी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उस पिंड के द्वारा
केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, योग घूमेगा तो यहां इससे F फोर्स कार्य करेगा। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। आपने देखा अपकेंद्री त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखा था, उसमें क्या होता है, केंद्र की तरफ एक एक्सीलरेशन कार्य कर रहा था, लेकिन इसमें केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा। उसी जब एक्सीलरेशन काम कर रहा है तो निश्चित रूप से एक बल भी कार्य करेगा वहाँ पर। तो एक यानी कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसके द्वारा केंद्र की ओर यानी इस सेंटर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब एक चीज याद रखिए, माना कोई पिंड है, m द्रव्यमान का है, किसका मास क्या है, m है, b वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, F बराबर mv²/r। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आ गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल तो यही देख लेते हैं, जो सन है, माना ये सन है, ठीक है, ठीक है, सन है, लेकिन सन के चारों ओर अर्थ घूमती है। क्या घूमती है, अर्थ चक्कर लगाती है ना। ये अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, या प्लानेट चक्कर लगा रहे हैं। प्लानेट, ये प्लानेट है, ये आपके चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों ओर, ठीक है। अब इस प्लानेट के द्वारा इसकी ओर, इधर केंद्र की ओर एक बल कार्य करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कार्य करना चाहिए, बल, यानी केंद्र की ओर एक बल कार्य करना चाहिए। वही बल क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। लेकिन यह बल अपने आप तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये बल ऑब्वियसली होता क्या है कि यहाँ जो सेंटर पॉइंट है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कैसे, देखिए आपने देखा सन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके द्वारा वो प्लैनेट को अपनी ओर खींचती है। यानी कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स पावर है, वो प्लैनेट की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ग्रह की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण वह प्रत्येक यानी कि प्लैनेट को अपनी ओर खींचता है, अर्थात जिसके कारण उसके केंद्र की ओर भी एक अपकेंद्री बल कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यह अपकेंद्री बल किसके द्वारा प्रदान हो रहा है, सन के द्वारा, क्योंकि सन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो प्लैनेट की अपेक्षा अधिक है, जिसके कारण वह प्लैनेट को अपनी ओर खींचता है। समझ में आ गया। अपकेंद्री बल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला को तो यही हो गया, यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, दैनिक जीवन में भी है। और देखिए आप दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में। दूसरा पॉइंट आपने देखे, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। देखिए कॉपी और पेन रख के बैठिए अपने पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, आप जानते हो जो नाभिक है आपका, नाभिक का P+N होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन में क्या होता है, आपके पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब जानते हो इसके चारों घूमने के लिए इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कार्य करता है। वो क्यों कार्य करता है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के मध्य में एक अट्रैक्शन पावर रहती है। क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात यही मुख्य कारण है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट ये देखते हैं, ये हो गया।
आपने देखा जो कार आदि, कार या बड़ा व्हीकल होता है, कार या बड़ा व्हीकल जब मोड़ पर आता है, बड़ा व्हीकल जो है, बड़ा वाहन मोड़ पर आते समय उसको फ्रिक्शन बल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? फ्रिक्शन बल, घर्षण बल। क्योंकि अब इसका भी रीजन है ना। आपने देखा मोड़ पे आके, यानी कि कार कोई भी चल रही है ना, कार कोई चल रही है, मोड़ पे आई, मोड़ पे, ठीक है। तो जब मोड़ पे आएगी तो मेन चीज़ उसको अपकेंद्री बल मिलता कहाँ से है? कहाँ से मिलता है अपकेंद्री बल? अपकेंद्री बल जो रोड है, अपनी सड़क है, सड़क और टायर के मध्य में जो घर्षण है उसके द्वारा उसको अपकेंद्री बल मिलता है। क्या मिलता है? अपकेंद्री बल। अब कई बार देखा होगा आपने, कार मोड़ पे आके फिसल जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जो फ्रिक्शन बल है वो टायर और रोड के मध्य से प्राप्त हो रहा है। यदि टायर आपके घिसे हुए हैं, टायर कैसे हैं? घिसे हुए हैं, तो आवश्यक फ्रिक्शन बल, यानी कि जो फ्रिक्शन बल है, आवश्यक जो फ्रिक्शन बल है वो उतना अपकेंद्री बल को प्रोवाइड नहीं करा पाता है, जिसके कारण कार कई बार मोड़ पर फिसल जाती है। यानी कि जो उसको अपकेंद्री बल चाहिए वह उसको फ्रिक्शन बल के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन कई बार जब टायर घिसे होते हैं या हम बर्फीली सतह पर चलते हैं या कहीं पर कीचड़ है तो आवश्यक फ्रिक्शन बल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह कार फिसल जाती है मोड़ पर। ठीक है, नेक्स्ट, माना आप ये खड़े हुए हो, आप ठीक है, आप खड़े हुए हो, आपने किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांधा। ये पत्थर आपका, इस रस्सी से बांध रहे हो और इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो, घूम रही है ये आराम से। लेकिन ये घूम क्यों रही है? क्योंकि ये रस्सी है, रस्सी के द्वारा आप इसको क्या प्रोवाइड कर, अपनी ओर खींच रहे, एक तनाव दे रहे हो, एक अपनी ओर खींच रहे हो, तनाव हो रहा है, जिसके कारण वो अपनी ओर खींच रही है, आपकी ओर खींच रही है। लेकिन जैसी रस्सी छोड़ दोगे, आप रस्सी छोड़ दोगे तो ये मूवमेंट जो है इसका, ये पार, यानी सर्कल से पार चली जाएगी। क्या होगी? सर्कल से पार चली जाएगी। तो यह भी एक आपका क्या है? एग्जाम्पल। यानी जब किसी पिंड को, जब हल्के पिंड को किसी रस्सी से बांधकर अपने चारों घुमाया जाता है और अचानक वो उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपने सर्किल पार्ट से बाहर चली जाती है। तो यह भी आपका एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल हो गया अपकेंद्री बल के अंतर्गत। ठीक है, सब नोट करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइकिल सवार जो होता है, आपने देखा है मोड़ पर झुक जाता है। साइकिल सवार मोड़ पर एक तरफ झुक जाता है, जाता है। देखिए, साइकिल सवार एक तरफ झुक जाता है, इसका भी रीजन है। देखिए, माना ये साइकिल सवार ऊपर बैठा हुआ है, जिस साइकिल सवार कोई बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा रहना भाई, पॉइंट पे मान लिया। अब साइकिल का और व्यक्ति का द्रव्यमान कुल मिला के m है। क्या है? साइकिल के साथ व्यक्ति का जो द्रव्यमान है m है। क्या द्रव्यमान है? m है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे इसका जो बाहर जा रहा है वो किस पे जा रहा है? सी पे, यानी कि इसका बाहर सी पे जा रहा है। जो सेंटर है इसका सी मान लीजिए, सी पे है ना। इसका वेट किस पे चला? सी पॉइंट पे। यानी साइकिल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, साइकिल को मिला के उसका पॉइंट, यानी ग्रुप केंद्र उसका एक तरह से मान लीजिए जी सेंटर पॉइंट है उसका, इस पर बैठा हुआ है, और जे इसका सेंटर पॉइंट, इसका जे तो मैन जी यानी ग्रुप यानी मेन पॉइंट है, इस पर बैठे हुए। अब इसका वजन किस पे जा रहा है? सी सेंटर पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इस पर एक बल कार्य करता है दोनों तरफ, एक F1 इधर कार्य करता है, F2 इधर कार्य करता है। ठीक है,
F1 इधर कार्य करता है और F2। जब F1 और F2 दोनों बराबर है, क्या है, F1 और F2 दोनों बराबर है, तो पिन जो साइकिल वाला है, साइकिल जो चला रहा है व्यक्ति, वो बैलेंस स्टेट में, कैसे, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, बैलेंसिंग स्टेट में। अब तुम जानते हो यानी इसका वेट कितना है, mg है। कितना बेटा, mg है, यानी कि साइकिल सवार का और उसका पूरा वेट जो नीचे जा रहा है वो mg है। कितना, mg, ठीक है। यदि वो बाईं ओर जब मोड़ आता है तो बाईं ओर झुक जाता है, माना थीटा एंगल बनाता है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल बनाता है। ये थीटा एंगल बना रहा है, बना लेना भाई थीटा एंगल। और जो आप जानते हो इसको टायर को, यानी कि इसको जो अपकेंद्री बल प्राप्त होना है, अपकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होगा, अपकेंद्री बल उसको या सेंटर और यानी सेंटर सड़क और उसके टायर के मध्य से प्राप्त होगा, है ना, अपकेंद्री बल। यानी कि वह बल क्या होगा, फ्रिक्शन बल होगा। क्या होगा, F, क्या होगा, F, ठीक है। अब जानते हो आप इसको, यानी पहले तो आपने देखा इस संतुलन की अवस्था में, ठीक है। अब संतुलन की अवस्था में तो नीचे mg जा रहा है, क्या, mg, यानी फोर्स उसका, यानी बल पूरा किस पे जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है, नीचे। तुम जानते हो जहां इसका यदि mg जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में ऊपर r जाता है, यानी कि प्रतिक्रिया बल जाता है। अब यदि मैं यहीं पे प्रतिक्रिया बल डालूंगा, है ना, r लगाऊंगा, सुनना मेरी बात, यदि यहीं पे प्रतिक्रिया बल लगेगा, ठीक है, तो अब मोड़ पे यानी कि फिसलने के चांस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिसलने के चांस। क्यों होंगे, क्योंकि अब मोड़ आया, मोड़ पे तुम यहाँ पे यही इसी पॉइंट पे आप प्रतिक्रिया बल लगा दे रहे हो, ठीक है, तो क्या गाड़ी फिसलेगी, आपकी साइकिल फिसलेगी। लेकिन यहीं पे आपका थीटा एंगल बना, झुकाव ले लिया आपने, क्या लिया, थीटा एंगल झुक गए। जब थीटा एंगल झुक गए तो आर जो है आपका इस यहाँ थीटा एंगल बनाते हुए इस पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे आर लगे, ठीक है, थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलो। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे दो कुछ भी, इसको मान लिया O A, इस पॉइंट को मान लिया आपने C, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये ऊपर की यो जा रहा है, ठीक है, और जे यो, अब ये ऊपर की, एक ऊपर क्यों, अब क्लॉक वाइज यानी दक्षिणावर्त बल युग्म यानी दक्षिण की ओर, यानी जो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आ गया। और यदि हम इसकी फ्रैक्शन की डायरेक्शन यूँ लें तो ये इस डायरेक्शन में, तो दक्षिणावर्त बल युग्म इक्वल टू, अब क्या है, वामावर्त बल युग्म, ठीक है। अब देखिए इधर कितना है, आर है, आर, और यदि इसकी एक्स दूरी कितनी है, ओ ए, इस पॉइंट को मान ली ओ ए, ठीक है। इधर देखिए इसको एफ फ्रिक्शंस, एफ इनटू इसकी एस रस्सी मान लीजिए AC। अब R बड़ा क्या है, mg, क्या है, R बड़ा mg, क्या है, mg इंटू OA बराबर F कितना है, ये क्या है, यही मेन फ्रिक्शन बल है जो अपकेंद्री बल प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, अपकेंद्री बल। तो F बड़ा क्या हो गया बेटा, mb² अपॉन R, ठीक है, और AC, तो M से M कैसे कीजिए, OA अपॉन OC AC बराबर B² अपॉन RG। OA अपॉन AC, देखिए OA थीटा एंगल बनना, O परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और AC आपका कैसा हो गया, आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या हो गया, tan थीटा, क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू B² अपॉन RG। यानी कि जो आपके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, झुकाव होगा, कितना होना चाहिए, B² अपॉन RG, यानी कुछ ना कुछ एंगल वो है झुक जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया, tan थीटा बराबर B² अपॉन RG, ठीक है। और जो अपकेंद्री बल प्रोवाइड करा रहे हो हम, जो F का मान, F कितना है, F बराबर mb² अपॉन R जो प्रोवाइड कर रहे हो आप, ठीक है।
वो आपका सीमांत फ्रिक्शन बल यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन बल से अधिक नहीं होना चाहिए। सीमांत घर्षण बल से कम ही होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अन्यथा वह साइकिल आपकी फिसल जाएगी। जस्ट मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। मोड़ पर पटरी एवं सड़कों पर ढलान रखा जाता है देखिए, कहने को तो एक सिद्धांत उस पर भी काम करता है कि मोड़ पे साइकिल सवार एक तरफ झुकता है तो वाहन क्यों नहीं झुकता, है ना, ये भी होता है। लेकिन इसका मुख्य रीजन यही होता है कि यदि जब जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबी होती है। तो यदि हम बड़े बड़े व्हीकल्स और बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, मालगाड़ी है, कुछ भी, यदि उनको हम झुकाने की सोचेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, यानी कि इनका साइज इसलिए इतना बड़ा होता है कि इनको आवश्यक फ्रिक्शन बल प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, पटरी या सड़कों पर ढलान रखा जाता है, स्लोप रखा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, कायदे से हमको यहाँ एक जो रोड है आपकी, ठीक है, कायदे से रोड यही है। तो लेकिन हम जब मोड़ पे हम सड़क बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एंगल हम झुका देते हैं। ये आपकी रोड है आपकी, और ये आपको रोड से थोड़ा सा झुका के इसको थीटा झुकाया गया, ठीक है। वैसे आपको नॉर्मल ये होना चाहिए, लेकिन इसको थीटा इंक्लाइन किया गया। अब देखिए, सपोज कोई गाड़ी है आपकी, इसका गुरुत्व बिंदु यहां पर जी है, क्या है, जी, ठीक है। अब यानी इसका वेट पूरा mg है, क्या है, mg। जब थीटा इसको इंक्लाइन किया गया है तो जो r होगा प्रतिक्रिया बल, वो भी थीटा इंक्लाइन होगा, ठीक है, r थीटा। और इसको यदि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा ये हो गया, cos थीटा ये हो गया, अरे यहाँ से सॉरी इसको यहाँ से लो, जब मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था जी, है ना जी, तो इस पे थीटा एंगल यहाँ से, और ए आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस इसीलिए खोल देता है, आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि प्रतिक्रिया बल जो आपका आर लग रहा था उसको भी थीटा एंगल बनाया, ठीक है। अब थीटा एंगल बनाया तो इसके भी दो कंपोनेंट डिवाइड कर दिया, एक आर कॉस थीटा, दूसरा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा वो mg यानी जो वेट है उसका गाड़ी का, उसको बैलेंस की स्थिति में रखता है। किस में रखता है? बैलेंस की। आर कॉस थीटा बराबर mg। जबकि अब देखिए, गाड़ी यूँ आ रही है, जब गाड़ी पे स्लोप रखोगे तो ऑटोमेटिक वो केंद्र की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। स्लोप जा रहा है ना नीचे की ओर, तो ऑटोमेटिक वो नीचे यानी केंद्र की ओर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये अब केंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? आर साइन थीटा। क्या अब केंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? mv² अपॉन आर। तो पहले ऊपर ये रख लेते हैं हम, आर साइन थीटा ऊपर लिख लीजिए, आर साइन थीटा बराबर mv² अपॉन आर कॉस थीटा बराबर mg। आर से आर कैंसिल करो, m से m कैंसिल करो,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना, टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक टॉपिक आता है अपकेंद्री बल। केंद्रीय बल, देखिए आपने देखा कि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, कैसे, केंद्र की ओर। केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है। ये बल केंद्र की ओर कार्य क्यों करता है, केंद्र की ओर बल कार्य क्यों करता है, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट है इसके द्वारा कुछ ना कुछ उसके पास अट्रैक्शन पावर लगाई जा रही है, जिसके कारण कुछ ना कुछ, यानी कि इसके द्वारा केंद्र की ओर बल कार्य कर रहा है। लेकिन वास्तव में उस पिंड का एक अपना एक आभासी बल होता है जो उसको अपनी बाहर की ओर धकेलता है। क्या, बाहर की ओर धकेले। वास्तव में जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो इसके बाहर की ओर भी एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उस पिंड के द्वारा बाहर की ओर भी एक आभासी बल कार्य करता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, आपने देखा रस्सी यानी झूला झूलते हैं, आप खड़े हो झूले पे, किस पे, झूले पे खड़े हो, रस्सी वाले पे। आपने क्या किया, पहले रस्सी पकड़े हुए हो, क्या रस्सी पकड़ के झूला झूल रहे हो, लेकिन जैसे आप रस्सी छोड़ देते हो तो क्या होगा, आपके गिरने के चांस हो जाएंगे। यानी पहले क्या, रस्सी पकड़े हो तो आपको एक अभिकेंद्री बल लग रहा है, क्या, यानी रस्सी के द्वारा एक अभिकेंद्री बल लग रहा है, जिसके कारण आप आराम से खड़े हुए। लेकिन जैसे आपने रस्सी छोड़ा तो आपका जो बाहर की ओर यानी अपकेंद्री बल बाहर की ओर धकेलता है, यानी आपको गिरा देगा। यानी कि अपना जो आभासी बल होगा जिसके द्वारा वो आप गिर जाओगे, यानी जब तक अपकेंद्री बल प्राप्त नहीं होगा तो आपके गिरने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उस पिंड का अपना एक बाहर की ओर एक आभासी बल कार्य करता है, जिसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि दूध से क्रीम निकाली जाती है। क्या निकालते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं। ठीक है, दूध से जो क्रीम निकाली जाती है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे, देखिए दूध में क्या होता है, कई पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, कई पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब कई पार्टिकल्स, जब उसमें एक मशीन होती है एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको हम। मशीन जो होती है उसमें क्या होता है, दूध डाल दिया जाता है। ठीक है, अब दूध में कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिसके साइज अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, साइज अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज आपने मशीन में डाल दिया, अब दूध के अंदर कई पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ के बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जब मशीन को चलाया जाता है तो याद रखिए, बड़े जो पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स जो होंगे साइज में, बड़े साइज में जो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, उन पर उनका अपकेंद्री बल अधिक होगा, जबकि छोटे जो होंगे उनका कम होगा, है ना। जिनका अपकेंद्री बल ज़्यादा होगा, अपकेंद्री यानी बाहर की ओर, तो वो पार्टिकल बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, वो बाहर की ओर इकट्ठे हो जाएंगे। जबकि जिनका कम होगा वो वहीं पास में रह जाएंगे। तो जिससे जो बाहर आ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, क्रीम इकट्ठी हो जाएगी, और जो रह गए वो अपना दूध रह गया। ठीक है,
तो जो जिनका बस इतना कंसेप्ट याद रखिए, जिनका साइज बड़ा है उनके अपकेंद्र बल ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि जिनका साइज छोटा है उनका अपकेंद्र बल कम होता है, वो एक जगह रह जाते हैं। और इस प्रकार से दूध से क्रीम इकट्ठी कर सकते हो।